Dear student, now we are going to start the new topic of physics, force and pressure. In previous classes, you also study about the force and pressure, but here we are briefly deal force and pressure. So let us see what is force and what is pressure. Firstly, we talk about the force. What do you mean by the force? Push and pull acting on objects, so they are known as the force forms. The two factor push and pull acting on a object. When we are applying the force and the applicable push or pull form acting on objects, then some changes we are observed. Let us say, suppose object is here and this is rest form, also we call stationary. When we are applying the force of object A, we observe object change the place and reach the position B. Here have some distance between A and B, and the figure shown the object must be change the place when we are applying the force and the factor behind the push form. कहने का मतलब है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो पुश या पुल के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब एक्टिंग होता है तो ये चेंजेज आपको देखने को मिलते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेस होने के बाद उसके बीच की कुछ दूरियां होंगी, तो ये उसे रिप्रेजेंट करता है कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया है. तो ऑब्जेक्ट पे आप पुश या पुल दोनों फैक्टर का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पुश किया, तो जब आप पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड, और सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है उसे आप पुल करते हैं तो वो बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा और दे आल्सो चेंज द पोजीशन एंड रीच द पोजीशन बी, एंड हियर ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड. It means when we are applying the force and the factor of push, the object move forward. When we are applying the force form and the pull factor behind, then object move backward. एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा सकता हूँ. जैसे आप ट्रेन में सफर करते हैं और एसी कोच में ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस डोर पे पुश और पुल दोनों लिखा होता है. तो आपने देखा होगा कि जब आप पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और पुश करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट आपसे आगे जाता है, यानी कि दे मूव फॉरवर्ड. और जब आप पुल का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट अपने से पीछे आता है, यानी कि वो बैकवर्ड मूव होता है. तो दोनों ही कंडीशन में व्हेन वी अप्लाइंग द फोर्स पुल एंड पुल फॉर्म, जब भी दोनों एप्लीकेबल होता है तो आप ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करता है जब पुश का इस्तेमाल होता है, और जब ऑब्जेक्ट बैकवर्ड मूव होता है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को पुल किया गया है. इसलिए ये बात कहा जाता है कि when we applying the force of the any stationary object, they must be change the place and they have some specific distance between the object and the two factor behind push and pull form. तो इसलिए ये बात यहाँ लिखा भी गया है कि push and pull acting on objects जो होता है वो मतलब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है. तो आप इस फिगर के जरिए ये बात समझ सकते हैं कि पुल का फैक्टर कैसे ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है और पुश का फैक्टर कैसे ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड मूव करने में सपोर्ट करता है. अभी आपने देखा कि अभी हमने आपको बताया कि फोर्स फॉर्म जो पुश और पुल का फैक्टर है उसे आपने समझा कि पुश के फैक्टर की वजह से ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करता है और पुल की वजह से ऑब्जेक्ट बैकवर्ड मूव करता है, और दोनों ही कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस करता है. दे चेंज द प्लेस इनिशियल टू फाइनल एंड देन मूव एंड दे शोन द चेंजेस फॉर्म. इट मस्ट बी शोन द फोर्स फॉर्म. इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट को फोर्स के द्वारा ही डिस्प्लेस किया गया है. अब बात करते हैं कि अगर कोई सेम फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होता है तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं. जैसे सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए है और बोथ साइड से
उस पर फोर्स एप्लीकेबल होता है और फोर्स सेम है, तो क्या होगा? तो अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि दोनों साइड से फोर्स एप्लीकेबल है और वन साइड से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस साइड से भी 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट इक्वल फोर्स लगता है तो नेट फोर्स जो होता है वो 0 के बराबर होता है। नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर अपोजिट साइड से इक्वल फोर्स का एप्लीकेबल होगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स बराबर लगने के बाद ऑब्जेक्ट कांस्टेंट उसी पोजीशन पे रह जाएगा। ये तभी बदलेगा जब फोर्स जो है वो चेंजेस होंगे। अगर आप सपोज कीजिए कि इसी ऑब्जेक्ट पे अब फोर्स एप्लीकेबल है और वन साइड ग्रेटर है और वन साइड लेसर है, जिसे मान लेते हैं कि इस तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस साइड 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इस साइड का फोर्स जो है वो ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो ये आसानी से फॉरवर्ड मूव करने में मजबूर कर देगा। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहां से फॉरवर्ड आगे की ओर मूव करेगा। अगर इस साइड अगर फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट अपने अपोजिट साइड में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर सेम फोर्स होगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। Now we are discussing about the effect of force. Effect of force मतलब फोर्स के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? What is the factor of the force? First one, force can change the speed of the object. Force can change the speed of the object. Suppose object A move 20 meter per second. कोई ऑब्जेक्ट है A जो 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रहा है। सपोज कीजिए कि आप इस पे कोई एडिशनल फोर्स आप लगाते हैं 50 न्यूटन का, तो जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि ये इसके जो इसके मूवमेंट है उसके मूवमेंट में बदलाव आ जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप बाइसिकल चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आप बाइसिकल चला रहे होंगे तो आपकी कुछ स्पीड होगी और पीछे से कोई आपका फ्रेंड अचानक से फोर्स लगा के आपको पुश करता है, तो आप देखेंगे कि आपके पास अचानक आपके स्पीड में वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम ये बात कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। द सेकेंड वन, फोर्स कैन स्टॉप द रनिंग ऑब्जेक्ट। The second one, the force can stop the running object. फोर्स जो है किसी भी रनिंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, कंप्लीटली या पार्शियली। जैसे अभी एग्जांपल दिखाते हैं कि कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और बैट्समैन बॉल को हिट करता है, तो आप देखते हैं कि प्लेयर जो है उस बॉल को आसानी से रोक लेता है। तो जब वो उस बॉल को स्टॉप करता है तो जाहिर सी बात है कि उसे रोकने के लिए वो फोर्स का इस्तेमाल करता है और आप देखते हैं कि बॉल या तो पार्शियली रुकता है या कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या जितने भी ज्यादा रनिंग ऑब्जेक्ट है क्या सबको रोक सकते हैं? तो नहीं, आप उन्हीं ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं जिन पे आपका एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। अब ऐसा नहीं कि ट्रेन आ रही है और ट्रेन को आप स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। ट्रेन को आप स्टॉप क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ट्रेन का जो अगर हम बात करें ट्रेन की स्पीड की, और वो हमसे कई ज्यादा ग्रेटर है, जिसकी वजह से हम उसे स्टॉप नहीं कर पाएंगे। क्या कार को स्टॉप कर पाएंगे? तो आप उसे भी स्टॉप नहीं कर पाएंगे। बाइक को उसे भी स्टॉप नहीं कर पाएंगे। मतलब जो आपके लिए एप्लीकेबल है आप उसे ही स्टॉप कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन, फोर्स कैन change the shape and size
of the object. Force can change the shape and size of the object. Force का इस्तेमाल करके आप ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज दोनों को बदल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको दिखाते हैं कि आपके घर में आपकी मम्मा रोटी बनाती है, तो आपने देखा होगा कि पहले आटे का डो बनाया जाता है और जब आप उसमें फोर्स लगाते हैं तो आप फोर्स लगाने के बाद उस ब्रेड के शेप को गोल आकार दे सकते हैं, जैसा भी आकार देना चाहे उसे दे सकते हैं। जैसे बलून में जब आप हवा डालते हैं तो वो उसके साइज को बढ़ाता है, और जब आप उसे फोर्स लगा के उसे स्प्रेड करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उस बलून का शेप एंड साइज बदलता है। इसका मतलब है कि आप फोर्स का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को बदल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, force can change the direction of the object. Force can change the direction of the objects. Suppose that you play a cricket and the bowler throw the ball and batsman hits the ball. तो आपने यहाँ पे एक चीज देखा कि जब बॉलर जो बॉल फेंकता है तो वो एक स्ट्रेट वे में बॉल मूव करता है और बैट्समैन अपनी मर्जी के हिसाब से उसे अपने डायरेक्शन में भेज सकता है। तो बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो वो फोर्स का इस्तेमाल करता है, दे अप्लाइंग द फोर्स एंड ऑब्जेक्ट चेंज द डायरेक्शन। वहां पे स्पष्ट रूप से आप ये बात देख सकते हैं कि एक बैट्समैन जो है वो बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसे फुटबॉलर, सामने वाला फुटबॉल उसे किक करता है और सामने वाला प्लेयर उसे अपने डायरेक्शन की ओर मूव करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वो उस पर फोर्स का एप्लीकेबल करता है और उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इसका मतलब है कि ये बात स्पष्ट रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने आपको यहाँ पे बताया इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की रनिंग फॉर्म को बदल सकता है, उसे स्टॉप कर सकता है। फोर्स की वजह से आप उसके ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को बदल सकते हैं और आप फोर्स की वजह से उसके डायरेक्शन को भी आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब भी आप फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो फोर्स ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ग्रेटर होना पड़ेगा। अगर वो ग्रेटर नहीं होगा तो फिर शायद आप ये सब नहीं कर पाएंगे। आप सपोज कीजिए कि पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा आ रहा होगा आपकी तरफ, तो क्या आप फोर्स का इस्तेमाल करके उसके डायरेक्शन को बदल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपसे कई ज्यादा ग्रेटर मास में होता है। तो आप उन्हीं पे ही एप्लीकेबल कर सकते हैं जब आपका अप्लाइंग फोर्स ग्रेटर होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। द फर्स्ट वन, contact force, and the second one, non-contact force. The force is the two types, the contact force and the non-contact force. So we are talking about the first form, the contact force, when the force are directly touch with the object. जब किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप डायरेक्टली टच में रहते हैं और तब पुश और पुल का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं, तो ऐसे फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। इट मींस अगर कॉन्टैक्ट की बात करें तो कॉन्टैक्ट का मतलब भी होता है डायरेक्ट वे में, किसी के संपर्क में आने से। इट मींस द फिजिकली डायरेक्टली टच विद द ऑब्जेक्ट एंड देन द चेंज द फॉर्म ऑफ द टर्म्स, सो दे आर नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक फुटबॉलर है, ये फुटबॉल तभी डिस्प्लेस होता है जब फुटबॉलर के जो फुटवर्क होते हैं वो फुटबॉल के डायरेक्ट टच में आते हैं। आप देख सकते हैं कि उसके फुट में और बॉल के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तभी ये बॉल डिस्प्लेस होता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होंगे जहां पे आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के टच में आते हैं और उसे डिस्प्लेस करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। आप अपने डे टू डे लाइफ को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे ऐसे वर्क है जो आप डायरेक्टली फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे क्रिकेट का खेलना, फुटबॉल खेलना, लिखते भी हैं तो आप डायरेक्ट टच में होते हैं ना। तो डायरेक्ट टच का फॉर्म जब भी होता है उसके बाद फोर्स एप्लीकेबल होता है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और जब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, मतलब कि विदाउट टच किए हुए,
फोर्स का फैक्टर होता है पुश और पुल। तो पुश और पुल का जो फैक्टर एप्लीकेबल है विदाउट टच, मतलब विदाउट फिजिकली कांटेक्ट में आए हुए ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देना, ये कहलाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो बहुत सारे एग्जांपल भी देने वाले, तो आपको समझ में आया कि नॉन कांटेक्ट फोर्स के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांटेक्ट फोर्स को। तो देखिए कि कांटेक्ट फोर्स के दो फॉर्म्स होते हैं। पहला मस्कुलर फोर्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल जैसे बॉल को किक करना, जैसे आपके घर में आपकी मम्मा रोटी बनाती है तो आपने देखा होगा कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, मस्कुलर का इस्तेमाल होता है। जैसे बैग को कैरी करना, स्कूल बैग को उठाना, ये सारे जगह जब आप फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, और यहाँ पे मस्कुलर का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं। और जब बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की, तो आपको बता दें कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स का फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा। तो आपको हम एक बात बता दें कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट ओवरलैप ईच अदर एंड दे रेसिस्ट ईच अदर, सो दे आर नोन एज द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाले। जैसे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और एक दूसरे को रेसिस्ट करता है, और जब रेसिस्ट करता है तो यहाँ पे जो फोर्स एप्लीकेबल होता है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, देखिए जैसे आप सपोज कीजिए कि आप जब मार्केट से अपने लिए नया स्लीपर खरीदते हैं और उस स्लीपर का इस्तेमाल आप जाते हैं बाथरूम में, तो आपने देखा होगा कि तब वो स्लीपर बिल्कुल आप स्लिप नहीं होता है, उस पर आप गिरते नहीं है। लेकिन वही स्लीपर काफी समय के बाद बिल्कुल पीछे से उसके सोल जो है वो बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं। फिर आप उसी स्लीपर का जब इस्तेमाल करते हैं तो जब आप बाथरूम में जाते हैं तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो एक तरफ से बिल्कुल प्लेन हो जाता है और असिस्ट नहीं हो पाता है, और असिस्ट नहीं होने की वजह से वो स्लिपरी हो जाता है, जिससे गिरने का डर बना होता है। जैसे बरसात के समय में आप साइकिल चलाते हैं और आप ब्रेक मारने की कोशिश करते हैं, तो जब आप ब्रेक मारते हैं तो आप देखते हैं कि ब्रेक नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वहां पे जो दो सरफेस है एक दूसरे को ओवरलैप करने के वक्त फ्लिप हो जाते हैं, और उसके बीच में जो गैप होता है वो वाटर की वजह से भर जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से स्लिपरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप सरफेस पे चलते हैं और सरफेस पे तेल गिर जाता है, तो क्या लगता है कि आप उस सरफेस पे आसानी से चल पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि तेल के लग जाने की वजह से वो जो एरिया है वो बिल्कुल कवर हो जाता है और उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, और जिसकी वजह से आप उस पर आसानी से नहीं चल पाते हैं। यानी कि फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ना हम चल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे, ना दरवाजे को खोल सकते हैं, ना दरवाजे को बंद कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक बार मूव करेगा तो जीवन भर मूव करता ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से रेसिस्ट क्रिएट होता है और ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है। तो अगर ऐसा होता तो हम एक बार साइकिल पर बैठते, एक बार पैडल लगाते और साइकिल मूव करना स्टार्ट करता और कभी रुकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई स्टॉप करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे वे जब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की, तो आप ये बात कहेंगे कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप ईच अदर एंड दे रेसिस्ट ईच अदर, सो दे क्रिएट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये दो फॉर्म्स है कांटेक्ट फोर्स के, और ये दो जो फोर्स होते हैं डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। जब आप चलते हैं तो अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो जो भी आप काम करते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट फॉर्म में होते हैं। इसलिए ये सारे फॉर्म जो है कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स। अब बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की। नॉन कांटेक्ट फोर्स, without touch object displays and they are applying the force, so they are known as the non-contact force. Non-contact force have a three category. The first one, magnetic force. Electrostatic force.
and gravitational force. So when we talk about the non-contact force, so these are the represent the non-contact force. It means जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की, जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ये सारे फोर्स एप्लीकेबल होते हैं लेकिन बिना टच किए हुए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या ये पॉसिबल है विदाउट टच किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। तो देखते हैं कैसे विदाउट टच किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं और वो फोर्स जो है वो नॉन कंडक्ट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला है मैग्नेटिक फोर्स। बचपन में आपने एक गेम खेला होगा और आपने मैग्नेट का इस्तेमाल किया होगा। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को आप इधर उधर स्प्रेड कर देते हैं और उसके बीच में मैग्नेट को घुमाते हैं। आप क्या देखते हैं कि सारे लोहे के टुकड़े उसमें आके चिपकने लगते हैं। आपने इसी गौर से देखा होगा कि मैग्नेट से आयरन के बीच की दूरी काफी होती है, फिर भी वो आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे कि बिना टच किए हुए ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो फिर आपको लगता होगा कि फिर इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कि विदाउट टच अगर हम मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कि क्या इसका इस्तेमाल कहीं करते भी हैं? तो बिल्कुल। सपोज कीजिए कि अगर आप ब्रिज पे जा रहे हैं और उसके नीचे नदी है और उस ब्रिज से गाड़ी नीचे गिर गई और नदी बहुत गहरी है, वो दिखेगा तो नहीं आपको, तो उस गाड़ी को ढूंढेंगे कैसे? तो मैग्नेटिक क्रेन होते हैं, उसे मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है, मैग्नेटिक जो है उस नदी में डाला जाता है और उसके इर्द गिर्द घुमाया जाता है और वो कार जहां भी होता है उस मैग्नेट में अपने आप फोर्स की वजह से चिपक जाते हैं, उसे वो खींच लेता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विदाउट टच किए हुए ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। तो आप देखेंगे कि जब ये खिंचाव होता है तो ऑब्जेक्ट में बदलाव होता है या वो डिस्प्लेस करता है। और आपको अच्छे से पता है कि फोर्स लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है तो ये बात हम कहते हैं कि इसमें फोर्स लगाया गया है। और यहाँ पे विदाउट टच किए हुए उसे वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो ऐसे फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। विदाउट टच अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट एंड दे डिस्प्लेस द प्लेस, so they are the factors shown the magnetic force. अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। ये कैसे होता है? जैसे ये भी आपने बिल्कुल देखा होगा कि जब आप अपने ड्राई कॉम को अपने हेयर में रब करते हैं तो वो कॉम जो है वो चार्ज पार्टिकल्स में बदल जाता है और वो चार्जेबल हो जाता है। और जब आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े के संपर्क में उसे लाते हैं और उसके बीच में गैप होता है तो आप देखते हैं कि वो कागज का जो टुकड़ा है वो अट्रैक्ट हो रहा है कॉम में। तो ऐसा तब होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। When we rub the any objects, they change in the charge particles. They have a capacity to catch the objects without touching. So they are represent the electrostatic force. यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रब करेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जब वो चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपने से अपोजिट चार्ज वाले को अट्रैक्ट कर लेता है। और आपको अच्छे से पता होता है कि जब भी अट्रैक्शन का बात होता है तो जो अपोजिट चार्ज वाले होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ जब आप किसी को चार्ज करेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल जो है अपोजिट चार्ज वाले को अट्रैक्ट करेगा। आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहेंगे हम, जैसे दो बलून है, दो बलून को आपस में रब करेंगे तो आप देखेंगे कि जब दो बलून को आमने सामने रखेंगे तो दोनों बलून एक दूसरे से दूर भागेगा, क्योंकि दोनों बलून को रब करने के बाद दोनों के पास सेम चार्ज आ गए हैं और सेम चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपल्स करेगा। अब एक बलून को रब करेंगे और एक बलून को रब नहीं करेंगे, वैसे ही नेचुरल छोड़ देंगे और तब आप दोनों बलून को एक साथ रखिएगा तो देखिएगा दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि रब करने के बाद वो चार्ज पार्टिकल हो गया और जो रब नहीं किया गया है उसके पास चार्ज दूसरा है, तो अपोजिट चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम बात करें अट्रैक्शन की बात तो जो अपोजिट चार्ज वाले होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे भी यही बात है कि जब आप कॉम को रब करते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और जो पीस ऑफ पेपर होते हैं वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है, वो चार्ज पार्टिकल्स के अपोजिट फॉर्म वाले होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से कॉम में आके चिपक जाते हैं और ये जो फॉर्म होता है चार्ज पार्टिकल की वजह से उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में काउंट करते हैं। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ग्रेविटेशनल फॉर्म
बहुत फेमस है क्योंकि न्यूटन ने इसे इन्वेंट किया था। जब वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो उन्होंने बताया था कि सेब नीचे क्यों गिरता है, इसके लिए उसने कारण ढूंढा और उसने बताया कि अर्थ के पास ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशन फोर्स में काउंट किया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप ऊपर फेंकते हैं तो वो फॉल डाउन नीचे ही होता है। और ऐसे फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ से अगर आम लटका हुआ है और वो टूट के गिरता है तो क्या वो आसमान में चला जाता है? नहीं, वो नीचे आके गिरता है। वो नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसे वो अट्रैक्ट करती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो ये जो पुल करने का फैक्टर है ये फोर्स का फैक्टर है, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि पुश और पुल जो फैक्टर है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, पुल करती है। तो ये फैक्टर जो है विदाउट टच होता है, उसको टच नहीं करते हैं और वो उसकी ओर चला आता है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं जो अर्थ के द्वारा लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की ओर तो क्या वो आसमान में चला जाता है? बिल्कुल नहीं, वो अर्थ की ओर वापस आता है। इसका मतलब है कि अर्थ जो है उस पर फोर्स अप्लाई करता है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। यानी कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है जब आप उसे देखते हैं ऊपर की ओर जाते हुए तो वो नीचे ही आगे गिरता है, क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स अप्लाई करती है, उसे अपनी ओर खींचती है, पुल का फैक्टर होता है और यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स से काउंट करते हैं कि विदाउट टच किए हुए ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आसानी से खींच लेता है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये सारे जो फैक्टर है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स के पार्ट हैं, जो बिना टच किए हुए ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेता है और वो डिस्प्लेस करता है। और फोर्स लगने के बाद अगर ये फैक्टर सामने आता है तो हम ये बात कहते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स का एप्लीकेबल किया गया है। तो अभी आपने देखा कि फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या है, पुश और पुल का जो फैक्टर है उसे कैसे डिफाइन करते हैं। फिर हमने आपको बताया कि फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ सेम डायरेक्शन, देन व्हाट हैपन, अपोजिट डायरेक्शन, देन व्हाट हैपन। तो जब सेम फोर्स लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन से तो नेट फोर्स 0 होता है। सेम डायरेक्शन से होते हैं तो फिर ऐड हो जाता है। अगर अपोजिट साइड से लगने वाला कोई एक ग्रेटर हो जाता है तो जो ग्रेटर है वो ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड मूव करने पे, आगे बढ़ने पे मजबूर कर देता है। तो ये सारे फैक्टर को हमने जाना। फिर उसके बाद हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है, उसके बारे में हमने बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि प्रेशर क्या है और उसके फैक्टर क्या क्या है। तो सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।